Hello guys, so this is lecture number 58 from the same chapter 9 HC Verma जो कि है सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन और ये 9th लेक्चर है ऑन एक्सरसाइज प्रॉब्लम और इस लेक्चर में हम 41, 42 एंड 43 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 1। ये कुछ ऐसा कह रहा है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 1 meters per second. This is basically a block of mass 2 kg and this is moving on this frictionless horizontal surface with a velocity of this 1 meters per second ऐसा given a question में towards another block of equal mass kept at rest। ये दूसरी ब्लॉक है equal mass की, मतलब 2 kg की, जो कि रेस्ट पे रखी हुई है। The spring constant of the spring fixed at one end is 100 newtons per meter। इसकी जो spring constant है that is k which is given to be 100 newtons per meter। This is given। कह रहा find the maximum compression of the spring। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने थियोरेटिकल लेक्चर में बहुत ही अच्छे से थियोरी डिस्कस करी है। वहाँ पे मैंने सेम केस ली थी, मतलब इससे मिलता जुलता केस लिया था और इसको भी डिस्कस किया था मैंने ब्रीफ में कि कब जो कि स्प्रिंग है वो मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा ऐसे सिचुएशन में। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे दोहराता हूँ उसको। देखो सबसे पहले ये ब्लॉक जो है, सपोज करो दिस इज़ ब्लॉक ए एंड दिस इज़ ब्लॉक पी, दोनों की मासेस इक्वल है। तो ब्लॉक ए क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी विच इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड, ये आगे मूव करेगा और एक पॉइंट वहाँ पे आएगा जहाँ पे ये स्प्रिंग को ऐसे टच करेगा, स्प्रिंग के इस रियर एंड को टच करेगा। तो जब स्प्रिंग के रियर एंड को टच करेगा तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर्स पर सेकंड होगी, बिकॉज दिस इज बेसिकली द फ्रिक्शनलेस सर्फेस। तो 1 मीटर्स पर सेकंड होने के कारण जो रियर एंड है स्प्रिंग की उसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा ये जो ब्लॉक है ए, सपोज करो थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस किया स्प्रिंग को लाइक दिस। तो जैसे ही थोड़ा सा स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो क्या होगा, अभी स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स कंप्रेशन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ में पता है स्प्रिंग फोर्स कैसे देखा जाता है, दैट इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। ये होता है स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, और कंप्रेस होने के बाद अब क्या होगा, स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। तो ए ब्लॉक पे इस तरीके फोर्स लगाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और बी पे राइट हैंड साइड पे ऐसे फोर्स लगाएगा ये, जिससे क्या होगा, बी की अब थोड़ी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी और ए की वेलोसिटी घटनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ए की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है 1 मीटर्स पर सेकंड, बट फोर्स अभी कहाँ डेवलप हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट डेवलप हो रहा है के एक्स। एक्स इज बेसिकली द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो अभी भी ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बी की वेलोसिटी कम होगी, तो और कंप्रेशन होगी हमारे पास, और कंप्रेशन होगी तो और कंप्रेस होगा तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स पे, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी पे। तो अभी क्या होगा, ए ब्लॉक पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, बी ब्लॉक पे भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो अभी ए और वेलोसिटी कम कर लेगा अपनी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स और बी की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा तब तक चलता रहेगा, ये कंप्रेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, तब तक कंप्रेशन चलता रहेगा। अब बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो जब ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो ऑब्वियसली वही पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन का होगा, क्योंकि उसके बाद तो जैसे ही ए ने थोड़ा भी और कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो जैसे ही थोड़ा और ज़्यादा फोर्स जनरेट हुआ तो बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, ए की वेलोसिटी कम हो गई। तो अब क्या होगा, वापस से एक्सटेंशन चालू हो जाएगी स्प्रिंग की बी की तरफ से। अभी बी ज़्यादा बढ़ने लगेगा और ए थोड़ा कम बढ़ने लगेगा, तो अभी बी की तरफ से एक्सटेंशन चालू हो जाएगी। उसके बाद जब ए और बी की वेलोसिटी इक्वल होगी, उसके बाद जैसे ही थोड़ा भी और कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का तो बी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो अभी उस तरफ से बी की तरफ से एक्सटेंशन चालू हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ वो तब हुआ जब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी इक्वल हो गई। तब तक ही जो स्प्रिंग है उसको डायरेक्टली कंप्रेशन करता जा रहा है ये ब्लॉक ए। उससे पहले क्या था, ए ब्लॉक की स्पीड ज़्यादा थी बी ब्लॉक की स्पीड से, तो कंप्रेशन करता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई, वहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, बी की वेलोसिटी बढ़ गई, तो अब एक्सटेंशन चालू हो गया बी की तरफ से। तो ये पूरा सिनेरियो इस तरीके से डेवलप होगा। तो हमें यहाँ पे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो हमें उस पॉइंट पे कंसर्न है जहाँ पे ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी इक्वल हो गई, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू से सम वी। यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन होगी स्प्रिंग की, तो हमें वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो गाइस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वी आर कंसिडरिंग दिस ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड दिस स्प्रिंग एज दिस सिस्टम। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इजीली लगा सकते हैं। तो इनिशियली क्या है लीनियर मोमेंटम, वेल मास 2 है मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी है ब्लॉक ए की। फाइनल में क्या हो जाएगी, दोनों ए ब्लॉक और बी ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। तो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वी लाइक दिस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4v लाइक दिस। तो यहाँ से जो v आएगा अपने पास 2/4 दैट इज हाफ विच इज़ 0.5 मीटर्स पर सेकंड। दिस इज बेसिकली v। जो कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों की, ए ब्लॉक की और बी ब्लॉक की, वो 0.5 मीटर्स पर सेकंड होगी, जिससे वो दोनों मूव करेगा
एट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, बट हमें वो कंप्रेशन निकालना है। तो अभी कंप्रेशन कैसे निकालोगे, देखो जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये हमें पहले से पता है, दिस इज बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। तो कोई भी यहाँ पे फोर्सेस लॉस्ट नहीं हो रहा, कोई भी यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी एब्सेंट है बिकॉज दिस इज फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्प्रिंग फोर्स भी है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास। तो यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, जिसके कारण हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट वायलेटिंग एनी फिजिकल लॉज। तो इनिशियली देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास ब्लॉक की, दैट इज हाफ इनटू मास दैट इज 2 एंड वेलोसिटी इज 1, सो दैट इज दिस स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अभी ये लॉस्ट नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी, मैं बता चुका हूँ, बिकॉज देयर इज नॉट एनी सिंगल डिसिपेटिव फोर्स ओवर हियर। तो इसलिए क्या होगा, दिस काइनेटिक एनर्जी बेसिकली यही है जो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, इतनी एनर्जी। तो आप उसके बाद देखोगे तो हाफ इंटू मास इज वॉट 2, velocity is what 0.5 square, and this is multiplied by 2 for block A, for block B, plus maximum compression of the spring half, K की वैल्यू कितनी है 100 multiplied by x square। this is basically that equation जहाँ से आप easily निकाल सकते हो x को। तो यहाँ से आप देखोगे हाफ कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, like this is 2, that is equals to what, this is basically 0.5 square, that is 0.25, and 2 times 4.25, that is 1, this is basically 1 plus 100 x square, so this is what 1 upon 100, that is equals to x square। so x is what, x is 1 upon 10 or 0.1 meters, that is nothing but 10 centimeters, which is basically the answer। so this is basically the maximum compression of the spring। आई होप करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं थियोरेटिकल लेक्चर्स में भी ये कवर करा चुका हूँ और यहाँ पे वापस मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है गाइस, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली द सेकंड क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, दिस इज बेसिकली अ बुलेट जिसकी मास है 20 ग्राम है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर्स पर सेकंड। जो स्पीड है दैट इज 500 मीटर्स पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है थ्रू अ वुडन ब्लॉक, पासेस थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। दिस इज बेसिकली अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। इससे बेसिकली ये पास कर रहा है ये बुलेट, ऐसा गिवन है, विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ लेवल सर्फेस। ये जो ब्लॉक है बेसिकली इनिशियली एट रेस्ट है ऑन अ लेवल सर्फेस। द बुलेट emerges with a speed of 100 meters per second and the block slides 20 centimeter on the surface before coming to rest। Find the friction coefficient between the block and the surface। This is a good question actually। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ बिकॉज ऐसा गिवन किया है दैट ब्लॉक स्लाइड्स 20 सेंटीमीटर ऑन द सर्फेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ से ये बुलेट आया, ये बुलेट सबसे पहले यहाँ पे आया, इसके अंदर से पास किया, मतलब इसको पेंच किया, इसके अंदर से पास किया और फिर ये एमर्ज किया यहाँ पे बुलेट एमर्ज किया कितनी वेलोसिटी से, जो स्पीड होगी एमर्ज करने के बाद दैट इज़ 100 मीटर्स पर सेकंड। इनिशियली स्पीड थी 500 मीटर्स पर सेकंड, इसके थ्रू पास हुआ तो ऑब्वियसली इसने कुछ वेलोसिटी लॉस्ट किया, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र किया, और वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र किया उस ट्रांसफ़र की वजह से ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है ये खुद भी स्लाइड किया कहाँ तक, 20 सेंटीमीटर स्लाइड किया। दिस इज़ दैट सेम ब्लॉक 10 kg ब्लॉक, और ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर स्लाइड किया क्योंकि ये बुलेट इससे पास किया, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई होगी और एनर्जी लॉस्ट भी हुई होगी उस दौरान, नो डाउट, क्योंकि ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र का मामला है बिटवीन द बुलेट एंड द ब्लॉक वो कंप्लीटली इलास्टिक नहीं हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा कि बुलेट का कंप्लीटली एनर्जी लॉस्ट ना हुआ हो, ऑब्वियसली लॉस्ट हुआ होगा थ्रू आउट द प्रेशर, बिकॉज ये जो है प्रोसेस वो डिसिपेटिंग टाइप का प्रोसेस है, तो बीच में एनर्जी लॉस्ट हुई होगी, इसलिए आप एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, ये बात बिल्कुल सर्टेन है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए चलना कि ऐसी कहीं भी क्वेश्चन है दैट बुलेट पासेस थ्रू अ वुडन ब्लॉक समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस्ट होगी ही होगी, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो वहाँ पे। यू मस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड। दूसरी बात क्या दी हुई है कि ऐसा करने के बाद कुछ तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ होगा, और वो जो कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है उसके कारण ही जो ये बुलेट है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड से एमर्ज हुआ आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ब्लॉक, एंड ये ब्लॉक में भी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होने के कारण ये 20 सेंटीमीटर स्लाइड किया। सो दिस इज़ बेसिकली द होल सिनेरियो। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, जो कि आप लगा सकते हो बिकॉज यू आर एज्यूमिंग व्हाट, बुलेट एंड दिस ब्लॉक एज द सिस्टम, तो सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी हमारे पास 20/1000 क्यों, मैं क्योंकि इसको केजी में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 500। दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितनी होगी, ये बुलेट जो 100 मीटर्स पर सेकंड से एमर्ज किया है, तो अगेन बुलेट की जो मास है दैट इज सेम मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस ये हमारे पास 10 kg वाला जो मास है वो 10 kg वाले मास की मान लो कुछ वेलोसिटी भी हो गई। जैसे ही बुलेट यहाँ पे एमर्ज किया तो हम उस पॉइंट पे, जैसे ही बुलेट एमर्ज हुआ उस पॉइंट पे स्लाइडिंग के जस्ट पहले, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस ब्लॉक की जहाँ से वो ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट किया है कितनी है वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली वी इनिशियल आप बोल सकते हो। उसके बाद उस वेलोसिटी से उसने 20 सेंटीमीटर तक स्लाइड किया है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं उस मोशन से। ये 1 से मोशन स्टार्ट हो रहा है, 2 तक मोशन जा रहा है, तो 1 पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है वो हम निकाल रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वेल
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज बेसिकली 2 एंड दिस इज 10, यहाँ पे आप देखो दिस इज 2, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो 10 माइनस ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 v बोल सकते हो। दिस इज 8/10 बोल सकते हो v विच इज़ नथिंग बट 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये काफ़ी ईजी सा मामला है। 0.8 मीटर्स पर सेकेंड इस 10 kg वाले ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी होगी जहाँ से वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास अभी क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है u इनिशियल अगर मैं बोलूँ दैट इज़ 0.8 मीटर्स पर सेकेंड है हमारे पास। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। हमें पता है कहाँ तक ये स्लाइड करेगा, तो x हमें पता है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर्स विच इज़ नथिंग बट 0.2 मीटर्स, ये हम बोल सकते हैं। मीटर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स को। उसके बाद यहाँ पे फ्रिक्शन है, बेसिकली वही क्वेश्चन है दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें निकालना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू mg होगा। म्यू mg क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल देखो यहाँ पे होगा, दिस इज mg एंड दिस इज नॉर्मल। ये मामला कंप्लीटली वर्टिकल है, कोई एंगल पे नहीं है, तो जस्ट नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। म्यू इंटू n जो होता है फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा बिकॉज मामला कंप्लीटली मोशन का है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, ये कंप्लीटली मोशन में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो म्यू के इंटू mg होगा, और वही बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही निकालने बोल रहा है क्वेश्चन, इनडायरेक्टली मेंशन नहीं किया शिवम सर ने, क्योंकि यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए वो बात। तो म्यू के इंटू mg हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकालो देन डिवाइड बाई मास करना पड़ेगा, सो म्यू इंटू जी। तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ म्यू इंटू जी। वाई नेगेटिव, बिकॉज ये डीसेलरेट कर रहा है, जाके स्टॉप हो रहा है, दैट इज अ डीसेलरेशन प्रोसेस। और फाइनली वेलोसिटी कितनी हो रही है, फाइनली वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि वो स्टॉप कर जा रहा है, वो रुक जा रहा है। तो ये आपके पास ये 4 चीज़ें मौजूद हैं, आपको इसमें से एक्सेलरेशन निकालनी है। दिस इज बेसिकली अननोन, ए अननोन है, 3 चीज़ें मौजूद है। तो आपको ऐसी इक्वेशन में इन चारों को रखना है जहाँ से म्यू की वैल्यू निकल जाए, विच इज़ बेसिकली द क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में रख दोगे उसको। तो काफ़ी ईजी है हमारे पास। v स्क्वायर दैट इज फाइनल वेलोसिटी विच इज 0 स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर दैट इज 0.8 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू a इज वॉट म्यू g इंटू x दैट इज 0.2। दिस इज बेसिकली ये हमारे पास है। दिस इज वॉट माइनस ऑफ 0.64 दैट इज इक्वल्स टू माइनस दिस इज 0.4 g मल्टीप्लाइड बाई म्यू। ये यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, दिस ये पॉइंट यहाँ पे गया, दिस इज 4 टाइम्स 1 एंड 6 दैट इज 1.6 अपॉन g दैट इज इक्वल्स टू म्यू। इसको आपको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.16, बेसिकली 0.163 समथिंग ऐसा आता है, बट उसको अप्रॉक्सीमेट करके एच सी सर ने 0.16 आंसर लिखा है हमारे पास, दैट इज बेसिकली दी आंसर जो कि हमने यहाँ से भी निकाला। तो गाइज ये एक था क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हो कि एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, बट ऐसा भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, जस्ट आपको यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही मेनली यूज करना था, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको जोड़ दिया गया था। तो गाइज ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, आप पहले खुद से सॉल्व करना, आप सॉल्व कर ही लोगे, फिर एक बार मेरे सोल्यूशन को देख लेना गाइस। तो चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा बेसिकली अबव अ हॉरिजॉन्टल फील्ड। एक हॉरिजॉन्टल फील्ड से ऐसे प्रोजेक्टाइल है कोई हमारे पास जिसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया लाइक दिस। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द फील्ड इज e। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में दी गई है। देखो ये जब प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रैवल करेगी यहाँ पे तो ऑब्वियसली सरफेस को आके हिट करेगी एक जगह से, उसके बाद ऐसे बाउंस बैक करेगा ये लाइक दिस। तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रही है उसके बारे में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इशारा कर रहा है, इसलिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दी गई है विच इज बेसिकली e। कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट, डज द प्रोजेक्टाइल मेक्स इट सेकंड कोलिजन विद द फील्ड। सेकंड कोलिजन मतलब सबसे पहला तो यहाँ से ये फर्स्ट कोलिजन हो गया इस पॉइंट पे, दिस इज से 0.1, सेकंड कोलिजन ये 0.2 पे होगी। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से ये 0.2 कितना दूर होगा, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड कोलिजन पूछ रहा है कहाँ होगा। तो ये एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अभी देखो इसको अप्रोच करके सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो इनिशियली वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो आपको प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर से पता होगा कि जब ये फाइनली 0.1 पे आएगा तो जस्ट कोलिजन के पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, और जस्ट कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड की होगी u, और डायरेक्शन भी हमारे पास सेम ही होगा, दिस बेसिकली थीटा, ये थीटा होगा हमारे पास डायरेक्शन। ये प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ कि इनिशियली जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली हिट करने से जस्ट पहले सेम हमारे पास सिनेरियो होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ से कितनी होगी, वेल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ से u cos थीटा होगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डाउन साइड में u sin थीटा होगी। यहाँ से आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो ईजिली आप निकाल सकते हो दिस एंड दिस, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। तो अभी u sin थीटा के साथ ये कोलाइड करने जा रहा है नीचे वॉल पे, तो इसको मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, ये वॉल को मैं सेकंड लेता हूँ और इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ, जो प्रोजेक्टाइल है उसको फर्स्ट कंसिडर करता हूँ और वॉल को सेकंड कंसिडर करता हूँ। वाई, टू हैव दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फार्मूला लाइक v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2 लाइक दिस।
तो हमारे पास v2 तो दोनों ही केस में 0 हो जाएगा, दिस 0 एंड दिस 0, ये तो हमारे पास चला गया। e को अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जो u sin थीटा है, बेसिकली वो प्रोजेक्टाइल अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल, तो यहाँ से u sin थीटा हो गया हमारे पास, टुवर्ड्स द वॉल अप्रोच कर रहा है। अभी जो सेपरेशन होगा तो ऑब्वियसली टक्कर लगने के बाद कितनी वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकल होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्यों सेपरेट कर चुके हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कोलिशन नहीं हो रही है, जो कोलिशन हो रहा है वो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, दैट विल बी कंप्लीटली सेम विच इज u cos थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको निकालनी है, हमें यहाँ से डायरेक्शन देखो ऑलरेडी पता है, जो टक्कर लग रही है तो डायरेक्शन नीचे की ओर वर्टिकल है, जब वापस से टक्कर लगने के बाद ये जाएगा प्रोजेक्टाइल तो ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगी, तो हम जस्ट यहाँ पे v लिखते हैं, तो जो वेलोसिटी होगा दैट इज eu sin थीटा होगा हमारे पास। eu sin थीटा इज बेसिकली द वेलोसिटी टक्कर लगने के बाद इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा। तो अभी सिनेरियो कुछ ऐसे निकल गया है, टक्कर लगने के बाद दिस इज eu sin थीटा एंड दिस इज बेसिकली व्हाट u sin थीटा, ये हमारे पास सिनेरियो निकल के आई। तो अभी ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हुआ, कुछ एंगल पे ऐसे होगा और ये जाएगा और दूसरा यहाँ पे ऐसे टक्कर लगाएगा, तो ये हमें बेसिकली रेंज फाइंड करना है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस रेंज, उसके बाद उस रेंज को इस रेंज के साथ प्लस कर देना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड बारी कोलिशन हुआ तो वो कितना दूर है, यही बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो अभी इस सिनेरियो से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, दिस इज बेसिकली वर्टिकली व्हाट eu sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टली व्हाट u cos थीटा, ये हमारे पास है एंड दिस इज प्रोजेक्टाइल यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये हमें ऐसे रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें पता है रेंज निकालने के लिए क्या x, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन, बट हाफ at स्क्वायर, x डायरेक्शन में a0 है तो जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा u cos थीटा t हो जाएगा। हमें ये टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं y डायरेक्शन में, तो देखो जब यहाँ पॉइंट a से पॉइंट b जाएगा तो y बेसिकली 0 हो गया, बिकॉज a पॉइंट पे b पॉइंट पे y सेम है, तो 0 इज इक्वल्स टू व्हाट u/t, दैट इज eu sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई t एंड g इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो माइनस हाफ gt स्क्वायर हमारे पास हुई यहाँ पे। सो दिस इज, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज eu sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन g, दैट इज इक्वल्स टू t, क्योंकि एक t कैंसिल हो जाएगा, आप कॉमन लोगे तो दैट इज 2 eu sin थीटा अपॉन g हो जाएगा हमारे पास टाइम t। तो यहाँ से आप इसको पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू u cos थीटा एंड t इज व्हाट 2 eu sin थीटा अपॉन g हुआ हमारे पास, दिस इज व्हाट 2 u स्क्वायर e एंड दिस इज व्हाट sin थीटा cos थीटा अपॉन g हुआ हमारे पास, दिस sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो यहाँ से आप 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हो, तो e u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और जो नॉर्मल रेंज है हमारे पास फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू पॉइंट 1, स्टार्टिंग पॉइंट टू पॉइंट 1 जो नॉर्मल रेंज है दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g हमारे पास, दैट इज बेसिकली द नॉर्मल रेंज। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट ऑफ कोलिशन, तो हमारे पास 1 to 2 आ गया, 1 to 2 कितना आया, e u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g आया, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, मतलब फर्स्ट जहाँ पे कोलिशन हुआ वहाँ के बाद सेकंड जहाँ पे कोलिशन होगा उसके बीच का डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट कोलिशन का डिस्टेंस ये है, तो इन दोनों को सम अप कर दूंगा मैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड पॉइंट के कोलिशन के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा एंड दैट इज बेसिकली द आंसर। तो जस्ट सम अप कर दो गाइज, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g प्लस ऑफ e u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, दिस इज बेसिकली द आंसर, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, दैट इज 1 प्लस ऑफ e, दैट इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। तो ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, आप अटेम्प्ट करोगे तो शायद आपसे सॉल्व हो जाए, ना हो तो मेरे सोल्यूशन को देखना, हो भी जाए तो एक बार सोल्यूशन को देखना कि अप्रोच करके कैसे करेक्ट मैनर में हम सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी वैल्यूएबल टाइम। तो गाइज ये 3 क्वेश्चन थे इस वीडियो के, ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन, अभी भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बाकी है गाइज, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।